नमस्कार दोस्तों, राम राम साहब। आज अपना स्टैंडर्ड जीके का लेक्चर नंबर 3 है। पहले लेक्चर में मैंने राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों के बारे में बात की थी। दूसरे लेक्चर में सेंसस 2011 जनगणना 2011 के बारे में बात की थी। आज मैं केंद्र शासित प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में बात करने वाला हूं। तो मेरे स्टूडेंट बैठे हैं, उनके साथ में डिस्कस करते हुए मैं ये पूरा पूरा लेक्चर आपको पढ़ाने वाला हूं। तो आपको पता ही होगा 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 8 पूर्वोत्तर राज्य हैं। पहले 7 थे, उनमें एक बाद में एक सिक्किम भी जुड़ गया है, तो 8 पूर्वोत्तर राज्य हैं। ठीक है, उनकी राजधानियां देखेंगे और उनकी लोकेशन देखेंगे, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैंने इस पूरे लेक्चर में लिखा कम है, चित्रों का यूज ज़्यादा किया है, तो आपको उन चित्रों को समझना है और देखना है, बड़े गहराई से देखना है। और इनमें से पूछ लिया जाता है सवाल। पूर्वोत्तर राज्यों पर इसलिए विशेष ध्यान दे रहा हूँ क्योंकि हमारे साइड के जो लोग हैं उनको पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में नहीं पता होता है और एग्जाम में पूर्वोत्तर राज्यों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इंडेक्स आपके सामने लगा देता हूं, एक बार देख लीजिए पूरा का पूरा। 7 यूटी केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी हैं। देखो, यूनियन टेरिटरी का मतलब समझ लीजिए। यूनियन टेरिटरी का मतलब ये होता है, ओरिजिनली या तो राज्य बनता है किसी देश के अंदर या यूनियन टेरिटरी। राज्य में खुद की स्वायत्तता होती है पूर्ण रूप से। राज्य का मुख्यमंत्री बनता है, राज्य का राज्यपाल होता है और वहां का शासन वो मुख्यमंत्री चलाता है। यूनियन टेरिटरी में केंद्र का सीधा सीधा हस्तक्षेप होता है। यानी जैसे कि दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, वहां पे अगर कोई मुख्यमंत्री है लेकिन उस मुख्यमंत्री से ऊपर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव यानी आईएएस अधिकारी होगा जो अपना लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है यानी उपराज्यपाल होता है। ठीक है, तो अपना उपराज्यपाल ऊपर होता है और उपराज्यपाल एक रूप से केंद्र सरकार का एजेंट होता है। ऐसे ही जितने भी 7 एडमिनिस्ट्रेटिव यानी यूटीज हैं केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ पे आईएएस अधिकारी ही शासन चलाते हैं। आईएएस अधिकारी ही शासन चलाते हैं। इन 7 केंद्र शासित प्रदेशों में से 2 यूटी ऐसे हैं जहां पे चुनाव होते हैं और मुख्यमंत्री का चुनाव किया जाता है, मुख्यमंत्री को चुना जाता है। दिल्ली और पुडुचेरी 2 होते हैं, दिल्ली और पुडुचेरी। दिल्ली में भी चुना जाता है, पुडुचेरी में भी चुना जाता है, लेकिन इन दोनों में मुख्यमंत्री के ऊपर कौन होता है? राज्यपाल होता है। और राज्यपाल केंद्र सरकार का एजेंट होता है। एक तरीके से केंद्र सरकार जिसे चाहेगी उसे राज्यपाल बनाएगी और राज्यपाल ही सर्वे सर्वा होता है। उपराज्यपाल बोलेंगे, राज्यपाल नहीं बोलेंगे। मुख्य राज्यों में राज्यपाल होता है और केंद्र शासित प्रदेश दोनों में ही केवल उपराज्यपाल। बाकी जितने भी बच्चे हैं उनका प्रशासनिक काम जो है वो अपना आईएएस अधिकारियों को सौंपा जाता है। आईएएस वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, उनको सीधा सीधा हस्तक्षेप हुआ रहता है, वही पूरा शासन चलाते हैं। तो आईएएस अधिकारी जो आते हैं वो केंद्र सरकार के अधीन आते हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं, 7 के नाम देखते हैं, उनका पूरा लोकेशन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़े तो होंगे लेकिन आज लोकेशन समझोगे तो और अच्छा लगेगा आपको। देखो, पुडुचेरी है, दूसरे नंबर पे लक्षद्वीप है, तीसरा दमन द्वीप है, चौथा दादर नगर हवेली है, 5वां चंडीगढ़ है, 6वां दिल्ली है और 7वां अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये 7 हैं। इन 7 में से शुरुआत में सिर्फ 4 थे। जब भारत आजाद हुआ था उस समय सिर्फ 4 थे। कौन कौन से? पहला था लक्षद्वीप, दूसरा था चंडीगढ़, तीसरा था दिल्ली और चौथा था अंडमान निकोबार। दमन द्वीप, पुडुचेरी और दादर नगर हवेली ये बाद में केंद्र शासित प्रदेश बने हैं। ये बाद में बने हैं। देखो, पुडुचेरी जो है वो फ्रांसीसियों के अधीन था। भारत जो आजाद हुआ था वो अंग्रेजों से आजाद भारत जो आजाद हुआ था वो अंग्रेजों से आजाद हुआ था। 565 के आसपास रियासत थी और बहुत सारे अंग्रेजों के वो थे जिन्हें बोल सकते हो आप प्रोविंस, प्रांत बोला जाता है, वो प्रोविंस थे। उनसे भारत आजाद हुआ था। लेकिन जिन क्षेत्रों पे अन्य ब्रिटिश कॉलोनियों का राज था, जैसे पुर्तगालियों का, फ्रांसीसियों का, वो भारत की आजादी में शामिल नहीं थे। यानी 1947 में वो आजाद नहीं हुए थे। उन्हें बाद में जबरदस्ती अपनी सेना के द्वारा उन लोगों को भगाया गया था। तो उन्हें भगाया गया तो उनका जो क्षेत्र था उन्हें सीधा सीधा यूनियन टेरिटरी में बना दिया गया। सिर्फ एक गोवा जो है थोड़ा सा बड़ा था, उसे राज्य बना दिया गया। आगे समझ में? पुडुचेरी किसके अधीन था? फ्रांसीसियों के अधीन था। दादर नगर हवेली और दमन द्वीप ये किसके अधीन थे? पुर्तगालियों के अधीन। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये अंग्रेजों के अधीन थे। भारत जैसे ही आजाद हुआ तुरंत भारत के कब्जे में आ गए। आया समझ में ये सारी बातें? तो देखिए, पुडुचेरी की बात करते हैं। पुडुचेरी पे चलते हैं। पुडुचेरी का आप पहला मैप कर लीजिए। देखो, पुडुचेरी जो है वो फ्रांसीसियों के अधीन था। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, पुडुचेरी बोलिए, पंडुचेरी बोलिए, जो भी आपको अच्छा लगे, पुडुचेरी बोल लेते हैं। इसके 4 भाग हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आपने शायद पहले नाम तो सुना होगा, लेकिन ये पुडुचेरी जो है वो 4 अलग अलग भागों में बटा हुआ है जो 3 राज्यों में है। देखिए, पुडुचेरी और कराईकल ये दोनों तमिलनाडु में है। यनम जो है वो आंध्र प्रदेश में है और माहे जो है वो केरल में है। ये चारों एक ही यूनियन टेरिटरी का हिस्सा है समझ में? यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होगा, पुडुचेरी में मैंने बताया आपको, एक मुख्यमंत्री चुना जाता है, उसके ऊपर राज्यपाल, उपराज्यपाल होता है। इन चारों का मिला के एक ही जगह पे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होगा। वो वहाँ की राजधानी क्या बताई है मैंने? पुडुचेरी वहाँ की राजधानी है। तो आपको याद रखना है, ये जो है वो किनके अधीन था पुराने समय पे? फ्रांसीसियों के अधीन था। ठीक है, कितने भाग हैं इसके? 4 भाग हैं। पुडुचेरी, कराईकल तमिलनाडु में, यनम आंध्र प्रदेश में और माहे जो है वो
अपने केरल में। ये चारों आपको याद रखने। पुडुचेरी और दिल्ली, दो चीज तुम्हें याद रखनी है, जहां पे मुख्यमंत्री चुना जाता है। ठीक है, पूछ लिया जाता है कि 7 केंद्र शासित प्रदेशों में कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं, यूटी ऐसी हैं जिनमें मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, तो वो कौन कौन से हैं? पुडुचेरी और दिल्ली। दूसरा केंद्र शासित प्रदेश चलते हैं हम, लक्षद्वीप। आपकी स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा। भारत के केरल के साइड में, केरल और अरब अरब सागर की साइड में आपको छोटे छोटे द्वीपों का समूह दिख रहा होगा, छोटे छोटे द्वीपों का समूह दिख रहा होगा। इन द्वीपों के समूह को मिलकर बनता है लक्षद्वीप। क्या बनता है? लक्षद्वीप। वैसे तो ये इंग्लिश संस्कृत वर्ड है। लक्ष्य का मतलब होता है लाख, द्वीप का मतलब द्वीप, यानी लाख द्वीपों का समूह। लाख द्वीप तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे द्वीप हैं, छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप हैं, तो इसलिए क्या बोला जाता है? इसे लक्षद्वीप बोला जाता है। तो यहाँ का प्रशासन कौन चलाएगा? यहाँ कौन? एक केंद्र शासन के तो अधीन आएगा ही। यहाँ पे एक आईएएस का वरिष्ठ अधिकारी जाएगा और वही पूरा प्रशासन वहां का संभालता है। ठीक है, बड़े लेवल की राजनीति उसी के अंडर में आती है। सारा का सारा काम जो केंद्र चाहेगा वहां पे उसी हिसाब से होगा। आगे समझ में? वहां कोई राज्य नहीं है, वहां का कोई मुख्यमंत्री नहीं बनता है, वहां पर्सनल स्वायत्तता नहीं है, सिर्फ किसके अधीन आ रहा है? केंद्र के अधीन। तो दूसरा आपने लक्षद्वीप देख लिया, केरल के पास में। अच्छा, लक्षद्वीप की राजधानी याद बताइए मुझे। लक्षद्वीप की राजधानी है करवती। ये आप लिख लेना, मैंने नोट्स में शायद बताया नहीं है, तो आप लक्षद्वीप की राजधानी लिख लेना, करवती है। और इसका जो हाईकोर्ट जो बनता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। लक्षद्वीप का हाईकोर्ट जो बनता है वो केरल का हाईकोर्ट जो है कोच्चि वाला, वो कोच्चि हाईकोर्ट जो है वो बनता है। तो आप लेक्चर जो आप पढ़ रहे हो तो उसमें आप लिख लेना पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी है, लेकिन उसके 4 भाग हैं, वो भी लिख लेना। और पुडुचेरी का जो हाईकोर्ट बनता है वो अपना चेन्नई हाईकोर्ट यानी तमिलनाडु वाला हाईकोर्ट बनता है। लक्षद्वीप की राजधानी करवती है और यहाँ का जो हाईकोर्ट बनता है वो अपना केरल वाला कोच्चि हाईकोर्ट बनता है। आ गया। अब चलते हैं तीसरा। मैंने बताया पुडुचेरी फ्रांसीसियों के अधीन था। तीसरा आता है अपना दमनदीप। दमनदीप देखिए अपने स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, गुजरात में ही दोनों हिस्से स्थित हैं। दिख रहा है आपको? गुजरात में ही दोनों हिस्से स्थित हैं। इसे मैं थोड़ा सा और समझा देता हूं, मैं इसे गुजरात का हिस्सा बना देता हूं इस तरीके से। ये गुजरात है, यहाँ पे आपको एक तो हिस्सा यहाँ दिख रहा होगा, ये वाला, ये क्या है? दीव। ठीक है, दीव बोलते हैं, DIU इसकी स्पेलिंग है। और यहाँ तक गुजरात है इस तरीके से, इस जगह तक। और यहाँ पे कौन सा आता है? दमन। ठीक है, तो ये दमन और दीप एक तरीके से गुजरात के अंदर ही मान सकते हो। और इधर की साइड में कौन सा सागर है? ये अरब सागर है। अच्छा, खाड़ियों की बात करें तो खाड़ियां आपको ध्यान है क्या? इधर वाली खाड़ी का नाम क्या है? ये बीच में यहाँ पे खंबात की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है? खंबात की खाड़ी। और ये वाली खाड़ी क्या है? कच्छ की खाड़ी। आया समझ में? और ये पूरा इधर की साइड में खाड़ी बोले तो इसे क्या बोलते हैं? अरब खाड़ी या अरब सागर बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना, तो ये दमन और दीप ये दोनों किस खाड़ी के पास में आ रहे हैं? खंबात की खाड़ी के पास में आ रहे हैं। और कौन से राज्य के अंडर में आ रहे हैं? नॉर्मली गुजरात के में। लेकिन यूटी है तो गुजरात का कोई उन पे प्रेशर नहीं हो सकता, सीधा किसका अंडर में रहेंगे? वो केंद्र सरकार के में। तो दमन और दीप याद रखना। दीप जो है इधर की साइड में अपना, आपको याद होगा महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ पे हुआ? तो ये वाला जो एरिया है यहाँ पे जूनागढ़ है, इधर की साइड में काठियावाड़ है। तो यहाँ पे इसके नीचे की साइड में दीप और दमन है। दीप और दमन में कौन से ब्रिटिश शासकों, कौन से यूरोपीय कॉलोनियल का शासन था? पुर्तगालियों का। और पुडुचेरी में किसका था? फ्रांसीसियों का। ओके, आगे चलते हैं चौथे वाले नंबर पे। ये है अपना दादर एंड नगर हवेली। इस पे भी पुर्तगालियों का शासन था और गोवा पर भी पुर्तगालियों का शासन था, लेकिन गोवा को एक अलग से राज्य बना दिया गया। दादर और नगर हवेली जो दिख रहा होगा आपको, कौन कौन से राज्यों के बीच में दिख रहा है? गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में दिख रहा है। ये क्या इसकी सीमा समुद्र से लग रही है? नहीं लग रही है। तो ये बिल्कुल हिंटरलैंड वाला एरिया बोलते हैं, जिससे बिल्कुल अंदरूनी हिस्सा जिसकी समुद्र से सीमा नहीं लग रही होगी। गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में जो क्षेत्र आपको दिख रहा है वो दादर नगर हवेली। बाकी मेट्रो का जो प्रोजेक्ट चल रहा है उससे 3 क्षेत्रों को फायदा होने वाला है, वो आगे करंट अफेयर्स वाले पॉइंट में बताऊंगा। गुजरात को भी फायदा होगा उससे, दादर नगर हवेली को भी फायदा होगा, यूनियन टेरिटरी को, और महाराष्ट्र को भी होगा। दादर एंड नगर हवेली की राजधानी क्या है? सिलवासा। और दमन एंड दीप की राजधानी क्या है? दमन। तो ये आपको याद रखनी है। दादर नगर हवेली का जो हाईकोर्ट लग रहा है वो कहाँ पे लगेगा? मुंबई में। और अपना उसका दमन द्वीप का भी मुंबई में ही लगेगा। ओके, अगला अपना केंद्र शासित प्रदेश चलते हैं, चंडीगढ़। चंडीगढ़ आपको दिख रहा होगा, पंजाब और हरियाणा के बीच में दिख रहा है आपको। ये एक अंग्रेज वास्तुकार ने बसाया था इसे, और मेरे हिसाब से तो ये इंडिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है। सबसे खूबसूरत शहरों में से, पूरा का पूरा प्रकृति के, एक तरीके से प्रकृति की गोद में है, चारों तरफ गार्डन ही गार्डन है, और पूरा डिजाइन किया गया था इसे अंग्रेज वास्तुकार के द्वारा। तो ये चंडीगढ़ जो है 1966 में क्या है कि दोनों राज्यों की अलग अलग राजधानी हो गया। पहले तो पंजाब और हरियाणा दोनों ही 1966 तक एक होते थे, उन्हें मिलकर बोला जाता था पंजाब। 1966 में हिंदी भाषी लोग या हरियाणी भाषी लोगों के लिए हरियाणा बना दिया गया और पंजाबी भाषी लोगों के लिए पंजाब बना दिया गया। इनकी राजधानी बनी
दोनों की चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ के अंदर का प्रशासन कौन करेगा? केंद्र सरकार, यानी वहां से कोई आईएएस अधिकारी आएगा। बाकी वहां पे राजधानी दोनों की है, लेकिन अंदर की पुलिस चंडीगढ़ की अलग रहेगी। पंजाब पुलिस चंडीगढ़ में काम नहीं कर सकती, हरियाणा पुलिस चंडीगढ़ में काम नहीं कर सकती, चंडीगढ़ पुलिस अलग रहेगी। आगे समझ में? ऐसे ही दिल्ली पुलिस अलग होती है। तो वो सीधा केंद्र सरकार के अधीन में काम चलता है। अगला चलते हैं अपना दिल्ली। दिल्ली आपको दिख रहा होगा हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में है। किस किस के बीच में? हरियाणा और उत्तर प्रदेश। हरियाणा इसे 3 तरफ से घेरे हुए है और एक साइड से उत्तर प्रदेश घेरे हुए है। तो बाकी अब तो क्या हो गया कि दिल्ली एक्सटेंड होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, दिल्ली का क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। तो दिल्ली के लिए नेशनल कैपिटल रीजन भी बना दिया गया है, उसके आसपास के जितने भी जिले हैं उनको कवर किया जा रहा है उसमें। ठीक है, तो यूपी के गाजियाबाद और नोएडा एनसीआर के अंदर आते हैं। ठीक है, गाजियाबाद नोएडा एनसीआर के अंदर आते हैं। इधर हरियाणा की बात करें तो गुरुग्राम वो वहाँ का ही है। ठीक है, और उसके अलावा अपना इधर फरीदाबाद वो भी अपना हरियाणा का ही है। और ऊपर की साइड में रोहतक वगैरह ये सारे एनसीआर में आते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज और याद रखना है एनसीआर का, अगर पूछा जाए राजस्थान लेवल में, एनसीआर के अंदर राजस्थान के भरतपुर और अलवर दोनों जिले आते हैं। भरतपुर और अलवर दोनों जिले आते हैं। धौलपुर का हिस्सा भी अभी शामिल कर दिया है, पर धौलपुर और अलवर तो पूरे के अलवर और भरतपुर दोनों ही पूरे के पूरे अपने एनसीआर के अंदर आते हैं। ठीक है, इसे एक्सटेंड करते कर दिया जाएगा, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा एनसीआर का एरिया, ऐसे एनसीआर के एरिया को बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, ये इस तरीके से हमारे 7 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। एक और बचा है अपना अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपको दिख रहा होगा अपना बंगाल की खाड़ी की साइड में दिख रहा है आपको। ठीक है, ये अब ऊपर से नीचे की साइड में द्वीप समूह निकलते जा रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका जो निचला निचला बिंदु है उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। ये भारत की मुख्य भूमि से निचला दिख रहा होगा आपको। भारत की मुख्य भूमि तमिलनाडु वाला जो हिस्सा है उससे नीचाई पर दिख रहा होगा आपको। ठीक है, हाँ, ये याद रखना, भारत का अगर पूर्ण रूप से बात की जाए तो पूर्ण रूप से सबसे नीचे वाला बिंदु कौन सा है? तो अपना इंदिरा पॉइंट है। आगे समझ में? अंडमान निकोबार द्वीप समूह से नीचे की साइड में आपको जो दिख रहा होगा वो इंडोनेशिया का द्वीप समूह दिख रहा होगा। दिख रहा है नीचे की साइड में टच होता हुआ, नीचे थोड़ा सा दूर जाने पे दिख रहा है। वहीं पे मलक्का जल संधि है, मलक्का जल संधि भी बोलते हैं उसे। चलो आगे बता देता हूं मैं कभी उसे। ठीक है, तो इंदिरा पॉइंट याद रखना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कलकत्ता हाईकोर्ट के अंदर आएगा, ये याद रखना है। ठीक है, और अंडमान और निकोबार दोनों ही अलग अलग हैं। अंडमान और निकोबार दो अलग अलग हैं, इनके अलग अलग द्वीप समूह हैं। तो अंडमान वाला ऊपर का हिस्सा है, निकोबार नीचा। इनके बीच में 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश की रेखा गुजरती है। तो ये बिंदु भी याद रखना, अंडमान और निकोबार दोनों द्वीप समूह को कौन सी रेखा अलग करती है? 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा अलग करती है। ओके, अब ये हमने 7 अपने केंद्र शासित प्रदेशों की बात कर ली है। एक बार तुरंत से रिवाइज कराता हूं मैं, 7 के नाम बोलता हूं, उनकी राजधानी, और राजधानी के अलावा वहां पे कौन कौन से शासन रहे हैं, पुराने समय पे किसका शासन रहा, और वहां पे हाईकोर्ट कौन सी है। एक बार जल्दी से रिवाइज करें मेरे साथ में। पुडुचेरी, यहाँ पे किसका शासन रहा था? फ्रांसीसियों का शासन रहा था। किसका? फ्रांसीसियों का शासन रहा था। पुडुचेरी के कितने भाग हैं टोटली? 4 भाग हैं। कितने राज्यों के अंदर आते हैं? 3 राज्यों के अंदर आते हैं। 4 भागों के नाम बोलिए। तमिलनाडु के अंदर कौन कौन से आते हैं? पुडुचेरी और कराईकल। ठीक है, और आंध्र प्रदेश के अंदर कौन सा आता है? यनम। और अपना केरल के अंदर कौन सा आता है? माहे। तो ये अपना याद रखना है। और ये एक ही जगह पुडुचेरी से ही पूरे के पूरे 4 भाग कंट्रोल किए जाते हैं। ठीक है, और वहां पे मुख्यमंत्री बनता है, लेकिन मुख्यमंत्री के ऊपर कौन होता है? उपराज्यपाल। उपराज्यपाल यानी आईएएस अधिकारी। उपराज्यपाल यानी आईएएस अधिकारी। उपराज्यपाल किसी राजनीतिक व्यक्ति को नहीं बनाया जा सकता, इन जगहों पे आईएएस अधिकारी होता है। ठीक है, नजीब जंग नाम सुना होगा, दिल्ली के पुराने वाले थे, वो भी आईएएस अधिकारी थे। अभी संजीव जी है शायद, मुझे नाम ध्यान नहीं रहा उनका क्या नाम है, तो अभी आप कमेंट में लिख सकते हैं उसे। इस समय उपराज्यपाल जो दिल्ली के वो भी आईएएस अधिकारी हैं। ओके, आगे दूसरा वाला लक्षद्वीप। लक्षद्वीप पर अंग्रेजों का ही शासन था, तो 1947 में ये भारत का हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, लक्षद्वीप की राजधानी करवती थी, और यहाँ का जो हाई कोर्ट है वो अपना केरल वाला कोच्चि पड़ता है। दमन द्वीप ये अपने गुजरात में है, खंबात की खाड़ी के पास में, ऊपर द्वीप है, नीचे की साइड में दमन है। ठीक है, ये गुजरात के अंडर माने जा सकते हैं एक तरीके से, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश है तो वहां का अलग से शासन चलेगा। ओके, और यहाँ की राजधानी दमन द्वीप की दमन, और यहाँ का हाई कोर्ट कहाँ पड़ेगा? मुंबई हाई कोर्ट। मुंबई हाई कोर्ट। ओके, अगला चलते हैं दादर नगर हवेली। ये दादर नगर हवेली सबसे इंपॉर्टेंट है, गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में पड़ता है। गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में पड़ता है। ओके, और यहाँ पे किसका शासन था? पुर्तगालियों का। दादर नगर हवेली पे, दमन द्वीप पे और गोवा पे, तीनों जगह पे किसका शासन था? गोवा थोड़ा सा बड़ा है इसलिए उसे क्या बना दिया गया? राज्य बना दिया गया है। ओके, और अपना चंडीगढ़ आपको पता ही है, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ का हाईकोर्ट भी चंडीगढ़ ही है। ओके, उसके अलावा दिल्ली, दिल्ली की राजधानी दिल्ली और उसका हाईकोर्ट भी दिल्ली में ही है। ओके, उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। क्या है? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर, यह इंपॉर्टेंट है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर और उनका हाई कोर्ट कहां पड़ रहा है?
कलकत्ता में। ओके, अगला चलते हैं अपने पूर्वोत्तर राज्य। ये इंपॉर्टेंट है, इनकी राजधानी भी याद करना। अपना मैप खोल लीजिए पूर्वोत्तर राज्यों वाला। देखिए पुराने समय पे 7 ही पूर्वोत्तर राज्य थे, ठीक है, 7 बहनें बोला जाता था, इन्हें 7 सिस्टर्स बोला जाता है। अभी सिक्किम भी इसी के अंदर मान लेते हैं हम। तो अभी 8 के नाम आपको याद रहने चाहिए, ठीक है, 8 राज्य हैं। बाकी तो 28 में से 29 में से 8 घटा देते तो 21 बच जाते हैं। तो ये 8 उधर वाले हैं, इनका नाम और राजधानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैं यहाँ पे बनाऊंगा भी, पहले मैप के उसमें दिखा देता हूँ आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहले ऊपर वाला देखिए, ऊपर ही ऊपर जो है आपको दिख रहा होगा अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। उसके बाद में दूसरा है असम। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। दिसपुर राजधानी है, लेकिन यहाँ का जो सबसे बड़ा जो शहर है वो है अपना गुवाहाटी। और असम के बीचों बीच होकर एक नदी जाती है ब्रह्मपुत्र, असम से बीच में होके जाती है ब्रह्मपुत्र। उस ब्रह्मपुत्र नदी पर एक द्वीप समूह बना हुआ है, मंजुली नाम का एक द्वीप समूह है, द्वीप है। वो बहुत ही फेमस है। फेमस इसलिए कि पूरे विश्व का नदी द्वीप, सबसे बड़ा नदी द्वीप है तो वो है असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ मंजुली नाम से। तो ये आप लिख लेना। और बाकी खास बात ये भी है, वहाँ के जो इस समय मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल जी जो हैं, वो उस मंजुली से एमएलए चुन के आते हैं, मंजुली वाले क्षेत्र से एमएलए चुन के आते हैं, तो इसलिए और ज्यादा फेमस हो जाता है। ओके, उसके बाद बात करते हैं अपना भूटान और नेपाल के बीच में और पश्चिम बंगाल के ऊपर आपको दिख रहा होगा वो है सिक्किम। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। उसके बाद में असम और बांग्लादेश के जस्ट बीच में आपको दिख रहा होगा मेघालय। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलांग। ओके, उससे जस्ट नीचे आते हैं तो बांग्लादेश के पास में त्रिपुरा दिख रहा होगा। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। उसके बाद में त्रिपुरा के पास में ही बात करते हैं मिजोरम। मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल। आइजोल। उसके बाद बात करते हैं मणिपुर। उससे ऊपर जाने पर मणिपुर। मणिपुर की राजधानी क्या है? और उससे ऊपर जाने पर नागालैंड। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। तो ये 7 राज्यों के नाम आपको याद होने चाहिए। एक बार मैं आपके लिए स्क्रीन पे बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये बांग्लादेश है, ये वाला हिस्सा, इसे मैं रेड पेन से बना देता हूँ, बांग्लादेश को अलग कर देता हूँ। ये अपना बांग्लादेश है। ओके, सबसे पहले बात करते हैं इधर की साइड में ऊपर ऊपर जो है वो कौन सा है? ये वाला, ये कौन सा है? ये अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। दिशा बताइए कौन सी है इधर की साइड में? अपने भारत की बात की जाए तो इधर की साइड में कौन सी होती है? पूर्व। और इधर की साइड में उत्तर। इन दोनों के बीच में है तो वो कौन से राज्य हैं? तो इन्हें कैसे राज्य बोलेंगे? पूर्वोत्तर राज्य, नॉर्थ ईस्ट स्टेट। किस लिए बोल रहे हैं आगे समझ में? नॉर्थ ईस्ट स्टेट। अब जैसे कि तुम्हें याद हो तो ये सबसे पूर्वोत्तर में है इधर की साइड में, तो इसे अरुणाचल प्रदेश नहीं बोला जाता था, इसे पहले बोला जाता था नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। यहाँ पे अंग्रेजों की सीमा समाप्त होती थी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, इसे ये नाम से बोला जाता था। ओके, ऐसे ही मैंने आपको अगर कश्मीर वाले बिंदु पे याद हो तो उसे बोला जाता था नॉर्थ वेस्ट, पश्चिम वाला नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, अपना जिसे पाकिस्तान में ख्वावर खा प्रांत बोला जाता है आज के समय पे। ओके, जहाँ के सीमांत गांधी खान अब्दुल खान गफ्फार खान थे, ठीक है, ये याद रखना। NEFP इसका नाम था और इसे अरुणाचल प्रदेश, चीन इस पे अपना दावा ठोकता है कभी कभी, ठीक है, बाकी कोई इश्यू नहीं है। वो अरुणाचल प्रदेश पूरा का पूरा अपने भारत का ही है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी। उसके नीचे जो सबसे इंपॉर्टेंट राज्य है पूर्वोत्तर का वो आता है असम। इन जो राज्य हैं ये वाले, बाकी बचे हुए 8 राज्यों में से एक राज्य अकेला असम, जिसकी जनसंख्या 4 करोड़ के आसपास है। बाकी जितने भी राज्य हैं उनकी जनसंख्या 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख से ज्यादा नहीं है, ठीक है। कल वाले लेक्चर में उनकी जनसंख्या भी मैं बता चुका हूँ। कल सेंसस बताया था तो मैंने इनमें 7 राज्यों की जनसंख्या बताई थी, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के जो नीचे आता है वो अपना असम। इस तरीके से ये वाला हिस्सा यहाँ तक का, ये इस तरीके से ये असम का हिस्सा आता है। ओके, ये वाला इस तरह क्षेत्र में असम का मैंने बताया था। एक नदी इधर से आती है, चीन से तिब्बत से होती है, अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है और अपना वापस यू टर्न मारती है और इधर की साइड में जाती है और बांग्लादेश की तरफ निकल जाती है। इस नदी का नाम बताया था ब्रह्मपुत्र। क्या नाम बताया था? ब्रह्मपुत्र। इस ब्रह्मपुत्र का नाम अगर पूछ लिया जाए चीन में किस नाम से बोला जाता है तो उसे बोलते हैं सांगपो नाम से बोला जाता है, ठीक है, सांगपो नाम से बोला जाता है ब्रह्मपुत्र। अभी एक इश्यू ये भी चल रहा है कि चीन यहाँ पे बांध बना रहा है इस पे, और ये अगर पानी बहाव की दृष्टि से बात की जाए तो सबसे बड़ी नदी है ये अपने भारत की, पानी बहाव इसमें सबसे ज्यादा आता है। इस पर यहाँ पे इस जगह पे एक द्वीप है नदी के चारों। ऐसा हो रहा है कि नदी का जो क्षेत्र है ना, एरिया है जो वो चौड़ा ज्यादा है, तो बीच में एक शहर बन गया है वहां पे कि नदी चारों तरफ निकल रही है इसके और बीच में एक तरीके से यहाँ पे एक शहर जैसा बस गया है। उसका नाम क्या है? मंजुली। मंजुली द्वीप। क्या बोलते हैं? मंजुली द्वीप। ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? मंजुली। और इसलिए इंपॉर्टेंट क्यों हुआ ये? अपने सर्बानंद मेघवाल जी जो है, सोनवाल जी जो है, वो यहाँ से आते हैं। ओके, ये असम है। असम की राजधानी जो है वो अपनी दिसपुर है।
और सबसे बड़ा शहर जो है वो गुवाहाटी है। गुवाहाटी आपने सुना होगा, गुवाहाटी भी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। गुवाहाटी सबसे बड़ा शहर है, लेकिन राजधानी क्या है? दिसपुर है। आगे समय असम। असम के बाद में, असम के इस जगह पे नीचे की साइड में ये वाला जो है, इसका नाम क्या है? मेघालय। असम के और बांग्लादेश के बीच में कौन सा है? मेघालय। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलांग। ठीक है। मेघालय के नीचे की साइड में कौन सा है? त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। ओके, अब नीचे की साइड में बात करते हैं। ये थोड़ा सा मैंने बड़ा बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। इधर की साइड में ये वाला जो राज्य है, इसका नाम क्या है? मिजोरम। मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल। ठीक है। और मिजोरम के ऊपर कौन सा राज्य है? मिजोरम के ऊपर कौन सा राज्य है? मणिपुर। मणिपुर की राजधानी? इम्फाल। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। और मणिपुर के ऊपर नागालैंड। ठीक है। और नागालैंड की राजधानी कोहिमा। तो ये आपको राजधानी याद रहनी चाहिए। ठीक है। नागमणि, ऊपर से अगर ट्रिक ध्यान नहीं रहे तो नागमणि मिजो, नागमणि मिजो, ये तीन ऊपर से नीचे। अरुणाचल प्रदेश आपको पता चल जाएगा, ऊपर ही ऊपर है। ठीक है। मेघालय आपको पता चल ही जाएगा, असम और बांग्लादेश के बीच में। बांग्लादेश से सटा हुआ आपको पता चल जाएगा, ये अपना त्रिपुरा है ही। ठीक है। इनमें तीनों में नाम याद रखने में प्रॉब्लम आती है ऊपर से नीचे, तो नागमणि मिजो, नागमणि मिजो, ये तीन आपको याद होना चाहिए। और इधर की साइड में ये वाला जो बचा है, इसका नाम क्या है? सिक्किम। सिक्किम, और इसकी राजधानी क्या है? गंगटोक। सिक्किम भारत का सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला, या पहला ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला स्टेट बोल सकते हो उसे, और सबसे ज्यादा स्वच्छ राज्य भी सिक्किम ही है। और सैनिटेशन फ्री, यानी जिसे आप बोल सकते हो कि 100% शौचालय वाला जो राज्य है वो कौन सा है? सिक्किम। स्वच्छता भी है यहाँ पे, और यहाँ पे 100% शौचालय हैं यहाँ पे सभी के पास में। और एक खास बात, ग्रीन, ग्रीन जिसे ग्रीन खेती बोलते हैं ना, ग्रीन खेती बोल सकते हो, या ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग, फार्मिंग में कौन सा राज्य पहले नंबर पे आता है? सिक्किम ही आता है। ठीक है। तो ये तीन चीज याद रखना सिक्किम के बारे में। कौन रहता है स्वच्छता में? ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी नंबर 1 है, और 100% शौचालय, जिसे बोला जाता है ओपन डेफिकेशन फ्री, यानी खुले में शौच से मुक्त राज्य कौन सा बना? तो पहला पहला कौन बना? सिक्किम बना। ओके, तो ये अपने 8 अपने इधर की साइड के ये हो गए पूर्वोत्तर राज्य। ठीक है। और साथ में अपने वो बता चुका हूँ, एक बार अपने स्क्रीन पर दोबारा से देख लीजिए। असम की राजधानी दिसपुर है, अरुणाचल की ईटानगर है, मेघालय की शिलांग है, नागालैंड की कोहिमा है, त्रिपुरा की अगरतला है, मणिपुर की इम्फाल है, मिजोरम की आइजोल है, और सिक्किम की क्या है? गंगटोक है। ओके, आगे समझ में। एक चीज और, अगर तुम्हें याद रहा हो तो मैं पहले लेक्चर्स में बता चुका हूँ, कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से गुजरती है? इनमें से त्रिपुरा और मिजोरम, इन दो राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। त्रिपुरा से गुजरती है और मिजोरम से कर्क रेखा। बाकी 8 राज्य बताएं, लेकिन पूर्व उत्तर वाले 2 याद रहना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, त्रिपुरा और मिजोरम। ओके, अब एक मैंने स्क्रीन पर आपकी पे एक मैप लगाया है, वो इमेज लगाई है, तो आप उसे भी देख लीजिए। इससे आपको पता चल जाएगा कि इधर की साइड में, अपने नीचे की साइड में जो साउथ ईस्ट के जो एशिया के देश हैं, जिसे एशियान बोला जाता है, एशियन साउथ ईस्ट नेशंस जो हैं, तो उन देशों के आप नाम देख लीजिए एक साइड में। देखो, म्यांमार आपको दिख रहा होगा, म्यांमार के पास में थाईलैंड हरे रंग में, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया। ठीक है, ये अपने साउथ ईस्ट के। थाईलैंड देखिए, थाईलैंड हरा हरा आपको नीचे तक जाता हुआ दिख रहा होगा, बीच में कट होता है मलेशिया के पास में। आया समझ में? तो थाईलैंड बहुत लंबाई तक जाता है, उसके बाद में मलेशिया आ जाता है, और मलेशिया से जस्ट नीचे की साइड में जहां पे टिप खत्म होता है, वहां पे सिंगापुर दिख रहा होगा आपको। ठीक है, सिंगापुर जो है वो एक देश नहीं माने, भले तो शहर देश है, एक सिटी नेशन है। सिटी नेशन, उसके पास में कोई बड़ा एरिया नहीं है खेती करने का, तो वहां कुछ है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ सिटी नेशन है वो। और वहां की पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है। उसका कारण क्या है? फाइनेंशियल सिस्टम जो है सिंगापुर का बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बैंकिंग सिस्टम अगर चल रहा है तो वो सिंगापुर से यूज किया जाता है। सिंगापुर एक देश है, लेकिन सिटी नेशन है, सिटी नेशन। पूर्ण रूप से देश नहीं बोल सकते, यहाँ खेती का कोई साधन नहीं है। फाइनेंशियल सिस्टम या फाइनेंशियल सेक्टर यहाँ का बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। सिंगापुर से नीचे की साइड में जाने पर आपको एक नया द्वीप दिख रहा है, उसका नाम है जकार्ता। ये जो द्वीप दिख रहा है ना, ये अपना इंदिरा पॉइंट से नीचे की साइड में जाओ, ये दिख रहा है आपको, ये बड़ा सा द्वीप है, इसका नाम है जकार्ता। ठीक है। और दूसरा इधर की साइड में ये दिख रहा है बाली। ये जकार्ता और बाली, ये दोनों ही अपने इंडोनेशिया के हिस्सा हैं। ठीक है, किसके हिस्सा है? इंडोनेशिया के हिस्सा है। अब एक पॉइंट याद रखिए, जहां पे सिंगापुर खत्म हो रहा है और जकार्ता शुरू हो रहा है, उनके बीच में एक जल संधि बन रही है। बीच में जल संधि बन रही है, जल संधि यानी 2 बड़े बड़े जलों को जोड़ने वाली, इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेट। ये है मलक्का स्ट्रेट। ये विश्व की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जल संधियों में से एक है। जैसे कि स्वेज नहर है, अपनी पनामा नहर है, ऐसे ही ये मलक्का जल संधि भी इंपॉर्टेंट है। मलक्का जल संधि इसलिए क्योंकि इधर के जितने भी देश हैं, इंडोनेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया और फिलीपींस, जापान वगैरह, इनके लिए जो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीन, सबसे इंपॉर्टेंट चीन, इनके लिए जो तेल का आयात होता है, आयात
मतलब अगर इधर से ही लेते हैं सऊदी अरब वगैरह से, वो मलक्का स्ट्रेट होकर के ही जाता है। अगर मलक्का स्ट्रेट को रोक लेता है कोई भी देश तो चीन की हालत खराब हो जाएगी। तो भारत के लिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसी कंडीशन में। भारत ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अपना त्रिकोणीय अपनी सेना वहां पे लगाई हुई है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे भारत में सिर्फ एक जगह ऐसी है जहां पे तीनों सेना एक साथ में काम करती है, वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। पूरे भारत में एक ही जगह है जहां पे पूरी भारत की तीनों सेना एक साथ में कंबाइंड रूप से काम करती हैं, वो अंडमान निकोबार द्वीप। तीनों कौन कौन सी हुई? जल, थल और वायुसेना, इन तीनों का उस जगह पे पूरा स्टेशन बना हुआ है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो स्ट्रेटेजिक रूप से अंडमान निकोबार रणनीतिक रूप से भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर भारत चीन की लड़ाई हो जाती है बाई चांस और हम मलक्का स्ट्रेट पे कंट्रोल कर लेते हैं तो चीन के लिए तेल का आयात रुक सकता है। ठीक है, तो ये पुराने समय पे तो हम क्या समझते थे कि ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और ये लक्षद्वीप हमारे कोई काम के नहीं है, इतनी दूर है, क्यों जबरदस्ती पैसे खर्च करो वहां पे। लेकिन समय के हिसाब से पता चलता है कि जो चीज किसी समय उपयोगी नहीं होती है वो समय आने पे उपयोगी हो जाती है। जैसे बोलते हैं ना, कभी कभी घूरे की बजती है, तो इस तरीके से होता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह इस समय भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉलिस है। ओके, उधर की साइड में आप इंडोनेशिया का हिस्सा देख रहे हो, ऊपर से ब्रुनोई देश है, उसके पास में फिलीपींस आपको दिख रहा होगा, और वहां पे साउथ चाइना सी है। अपने करंट अफेयर्स वाले लेक्चर में आपको शायद मैंने एक दो द्वीप समूह के नाम बताए थे, पार्सले आइलैंड वगैरह, ध्यान है? वो वहां पे चाइना जबरदस्ती अपना आर्टिफिशियल द्वीप समूह बना रहा है अपने, उसमें बता चुका हूं मैं करंट अफेयर्स वाले लेक्चर में। तो इस तरीके से मैंने पूरा पूरा लेक्चर कवर कर लिया है। अपने यूनियन टेरिटरी 7 यूनियन टेरिटरी, 8 पूर्वोत्तर राज्य, उसके अलावा अपने इधर की साइड में दक्षिण पूर्वी एशिया के द्वीप यानी म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, ठीक है, ब्रुनेई, ये इस तरीके से सारे के सारे इसमें मैंने कवर कर लिए। एक बार मैं यूटीज के नाम और उनकी राजधानी बोलता हूँ और अपने पूर्वोत्तर राज्यों के नाम और राजधानी। पुडुचेरी, यहाँ पे फ्रांसीसियों का शासन था, इसके 4 भाग हैं और 3 राज्यों में। लक्षद्वीप, यहाँ पे अंग्रेजों का शासन था, यहाँ की राजधानी करबत्ती है और यहाँ पे कोच्चि वाला हाईकोर्ट लगता है। दमन द्वीप, ये अपना गुजरात के अंडर मान सकते हो, गुजरात वाले क्षेत्र में मान सकते हो, काठियावाड़ वाला, और नीचे की साइड में खंबात की खाड़ी वाला। ओके, यहाँ की राजधानी दमन है और यहाँ का हाई कोर्ट जो है वो अपना मुंबई में लगता है। दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली की राजधानी जो है सिलवासा, इंपॉर्टेंट है, इसकी राजधानी क्या है? सिलवासा। पुराने समय पे गोवा जब अलग राज्य नहीं बना था तो दादर नगर हवेली की जो राजधानी थी वो पणजी होती थी। अब गोवा अलग हो गया है तो पणजी गोवा की राजधानी हो गया है, इसके लिए सिलवासा अलग से बना दी गई है। चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ की राजधानी वही नॉर्मल। अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसका इंपॉर्टेंट इश्यू हो गया, आज के समय पे भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे भारत में एक ऐसा स्थान है जहां पे भारत की तीनों सेनाएं एक साथ में काम करती हैं। ठीक है, तीनों सेनाएं एक साथ में काम करती हैं, वो अपना अंडमान निकोबार द्वीप समूह। एक चीज और याद रखना, 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान और निकोबार दोनों को अलग अलग करता है। 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल का मतलब 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश, आ गया समझे? उसके अलावा यहाँ की राजधानी क्या बताई थी मैंने? पोर्ट ब्लेयर। इसका निम्नतम बिंदु कौन सा बताया था? इंदिरा पॉइंट बताया था। अगर इंदिरा पॉइंट से थोड़ा सा नीचे जाए तो कौन सा द्वीप आ जाता है? जकार्ता द्वीप आ जाता है, इंडोनेशिया का। उसके बाद में मैंने पूर्वोत्तर राज्यों के नाम बताए थे, असम, दिसपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम और सिक्किम। ओके, तो इस तरीके से मैंने अपना स्टैंडर्ड जीके का लेक्चर नंबर 3 कंप्लीट कर दिया है। अपना यूटी और पूर्वोत्तर राज्य आपकी समझ में आ गए होंगे मेरे हिसाब से। आगे वाले लेक्चर्स में मैं शायद अपने 29 राज्य जो हैं उनकी राजधानी, 29 राज्यों की राजधानी, उनके मुख्यमंत्री और वहाँ की लोकल पार्टीज कौन कौन सी हैं, थोड़ा बहुत उनकी हिस्ट्री बताने की भी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो इस हिसाब से मुझे लगता है आपको पूरा समझ में आ गया हो। यहीं पे अपना लेक्चर खत्म करते हैं।